हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। हमने बात की यहाँ पर किशोर अवस्था की क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, आपने देखे। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन आप कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्वेश्चन अभी तक हमने अभी तक हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा गया था कि जो यहाँ पर किशोर होते हैं, किशोरों को किस प्रकार का भोजन हमें देना चाहिए। आपने कहा कि उन्हें एक बैलेंस डाइट उनकी होनी चाहिए, संतुलित आहार उन्हें देना चाहिए। संतुलित आहार से मतलब है कि उनमें सारे ही पोषक तत्व शामिल हों और उचित मात्रा में शामिल हों। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास आया था। आपको बताया गया था जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है फीमेल में, वो किस किस के बीच में होती है। आपने कहा कि वो मेनोपॉज और किसके बीच में होती है। आंसर आपका आया था मीनार। ठीक है, मीनार क्या है। आपने कहा कि जब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे आप मीनार कहते हैं, और जो लास्ट होती है उसे आप मेनोपॉज कहते हैं। और इसी के बीच में आपने क्या कहा, रिप्रोडक्टिव फेज पाया जाता है फीमेल में। इससे पहले या इससे बाद में रिप्रोडक्टिव फेज नहीं पाया जाएगा। अगला जो प्रश्न आपके पास आया था, उसमें आपसे कहा गया था, दो स्टेटमेंट आपको दी गई थी। पहली स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया था, एक बार फिर से पढ़िए। पहली जो स्टेटमेंट आपके पास आई है उसमें आपसे कहा गया था, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड डू नॉट रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। यानी कि तीन ग्रंथियों के नाम आपको बताए गए हैं, वो है स्वेट ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड से ये कुछ सिक्रीट कर रही हैं, कुछ रिलीज कर रही हैं, कुछ श्रावित कर रही हैं। ठीक है, कुछ केमिकल्स को ये श्रावित कर रही हैं, और इनका जो श्रावण होता है ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो आपने कल क्या बात की थी। आपने कहा था दो प्रकार की ग्लैंड्स हमारे पास आती हैं। एक आती है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक आपके पास आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने कहा ये सिक्रीट कर रहे हैं क्या, हार्मोन को। और हार्मोन को कहाँ सिक्रीट कर रहे हैं, आपके ब्लड में सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्लड है, ये आपका ब्लड है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो क्या कर रही हैं, अपने सिक्रीशन को किसमें सिक्रीट कर रही हैं, ब्लड में सिक्रीट कर रही हैं। ठीक है, ये तो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। आपने कहा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या कर रही है, यहाँ पर ये है आपके पास डक्ट। डक्ट के माध्यम से ये किसी विशिष्ट ऑर्गन या अंग में क्या, अंग तक अपने श्रावण को पहुंचाती हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में। आपने कहा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जिसे आप एंडोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं, ये क्या कर रही हैं, यहाँ पर हार्मोन को रिलीज कर रही हैं। ठीक है, हार्मोन को रिलीज करेंगी। अब जब ये हार्मोन को रिलीज कर रही हैं तो ये सीधे आपके रक्त में ही श्रावित करती हैं। अब रक्त के माध्यम से जो हार्मोन है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हार्मोन है। ठीक है, जो आपको ब्लू कलर में दिखाई गया ये हार्मोन है। अब रक्त के माध्यम से ये जो हार्मोन है ये अपनी टारगेट साइट पर जाता है। टारगेट साइट हमने क्या बोली थी, हमने कहा था कि जिस अंग में परिवर्तन लाने हैं उस अंग को आप क्या कह रहे हैं, टारगेट साइट कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर पढ़ा था, आपने कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ यहाँ पे क्या निकले हैं, कुछ श्रावण यहाँ पर निकला है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हुआ, ये जो श्रावण यहाँ पर सिक्रीट हुआ है, इसका जो फंक्शन है वो यहाँ पर क्या है, गैमीट प्रोडक्शन में क्या कराना है, गैमीट प्रोडक्शन को करवाना है यहाँ पर। तो गैमीट प्रोडक्शन आपका कहाँ पे हो रहा है, आपने कहा आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहां पर हो रहा है। तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा, वहाँ पे टारगेट साइट होगी। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमने क्या बोला कि रक्त के माध्यम से जो हार्मोन है वो अपनी टारगेट साइट पर जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें, जिसे आप बहिस्रावी ग्रंथियां कह रहे हैं, आपने कहा कि ये क्या करें, अपने श्रावण को सिक्रीट करेंगे। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कर रही है, हार्मोन को रिलीज कर रही है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो एंजाइम रिलीज कर रही है। ठीक है, अब ये एंजाइम को सीधे रक्त में नहीं डालेंगी। ठीक है, एंजाइम को सीधे रक्त में नहीं डालेंगी, ये डक्ट के माध्यम से जिस ऑर्गन में आपको क्या है, वहां पर जिस ऑर्गन को वहां पर उस एंजाइम की आवश्यकता है, डायरेक्टली उस ऑर्गन में डालेंगे। आपके पास एग्जाम्पल आया था आपका सलाइवरी ग्लैंड, क्या सिक्रीट कर रहा है, सलाइवा, लार जिसे कहते हैं।
तो कहाँ सिक्रीट कर रहा है ये लार को? आपने कहा ये लार को सीधे मुख में सिक्रीट कर रहा है, मुख में आपका श्रावित हो रहा है। तो मुख क्या है आपका? टारगेट ऑर्गन आप कह सकते हैं, ठीक है, टारगेट ऑर्गन है, क्योंकि लार का कार्य आपके मुख में ही होता है। तो आपने कहा कि लार के लिए जो टारगेट ऑर्गन है वो आपका मुख है, और वो डक्ट के माध्यम से आपके मुख में श्रावित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका जो सलाइवा है वो पहले आपके रक्त में श्रावित हुआ और रक्त के माध्यम से फिर आपके मुख में आया, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। हमने क्या देखा है? हमने डायरेक्टली देखा कि लार, जैसे आप भोजन को देखते हैं या फिर जैसे आपको भूख लगती है, आपने स्मेल की खाने की खुशबू, तो क्या होता है वहां पे सलाइवेशन होने लगता है, आपके मुख में लार आने लगता है, ठीक है। लार अब जब आया तो आप उसे पूरा फील कर सकते हैं। तो आपने कहा कि डक्ट यहाँ पर पाई जा रही हैं, तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसे आप डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि डक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी डक्ट नहीं है यहाँ पर। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बाद क्या होते हैं? डक्ट होते हैं। अब आप पढ़िए, आपको क्या स्टेटमेंट दी गई थी? आपने कहा जो स्वेट ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, वो अपने सिक्रीशन को सीधे रक्त में नहीं डालते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट ये आपके पास आई है। स्टेटमेंट सेकंड ने कहा दीज ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, यानी कि आपने कहा कि इन ग्रंथियों के पास डक्ट नहीं होता है, इन ग्रंथियों के पास डक्ट नहीं पाई जाती हैं। अब आपका आंसर क्या आया था? आपने कहा था, आपका आंसर आया था ऑप्शन नंबर डी। आपने कहा था ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। पहली ही स्टेटमेंट हमें सही बता रही है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिश्रावी ग्रंथियां हैं, और बहिश्रावी ग्रंथियों का मतलब है कि ये अपने सिक्रीशन को रक्त में नहीं डालेंगी, बल्कि डक्ट के माध्यम से सीधे उसी ऑर्गन में डालेंगे जिस ऑर्गन में उस एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि इनके पास डक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है यहाँ पे? इनकरेक्ट हुई, ठीक है। आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी आया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया था, आपने कहा था जो ह्यूमन की किडनी सेल होती है, ठीक है, जो वृक्क कोशिकाएं होती हैं, आपको ये कहा गया कि उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम है उनका नंबर कितना होता है। तो आपने कहा कि आपके पास क्या आते हैं? जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हमने बोला था 46 होता है, ठीक है, 46 होता है, जिसे आप 23 पेयर भी लिखते हैं। आपने कहा उनमें से जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिसे आप 44 क्रोमोसोम कहें या आपने कहा 22 पेयर कहें, जो 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ऑटोजोम्स कहलाते हैं। क्या कहेंगे इन्हें? ये है ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स का मतलब हुआ ये मेल और फीमेल में इनकी जो संरचना है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है मेल और फीमेल में। जो आपका एक पेयर बचा, जो आपके 2 क्रोमोसोम या फिर आपने कहा जो एक जोड़ी आपकी क्रोमोसोम बचती है, वो क्या होती है? दोनों में अलग अलग होती है, दोनों में अलग अलग होती है। तो इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये लिंग का निर्धारण यहाँ पर करेंगे। क्या क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। एक्स एक्स होता है फीमेल में, एक्स वाई होता है मेल में। अब आपको कहा जाए कि किडनी सेल में आपके कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, आपने कहा कि ये हर सेल की बात है, जो अभी तक हमने बात की, आपने कहा हर सेल में आपके 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हर सेल में आपके जो 44 क्रोमोसोम होते हैं या 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं वो आपके ऑटोजोम्स होते हैं। और हर सेल में आपने कहा कि जो 2 क्रोमोसोम होते हैं या एक जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं वो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो आंसर क्या है आपका? ए आया, यानी कि 1 पेयर क्रोमोसोम होता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो जो पहले वाला क्वेश्चन था इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको कहा गया है फीमेल गैमीट कैरीज डैश क्रोमोसोम। सबसे इजी क्वेश्चन आपके पास आया है कि जो फीमेल गैमीट है उनमें कौन से क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है क्या सिर्फ वाई क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एक एक्स क्रोमोसोम होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन आपके पास आया है। आपने कहा अच्छा गैमीट का क्वेश्चन आया है, ठीक है, गैमीट का क्वेश्चन आया है। गैमीट का मतलब यहाँ पर क्या समझे? अगर आपसे कहा जाए कि जो फीमेल है, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें कितने एक्स क्रोमोसोम है? आपने कहा 2 एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन हम गैमीट की बात अगर करें, अगर गैमीट यहाँ पर बने तो आपने कहा हर एक गैमीट में एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इसीलिए तो हमने इसे क्या कहा था? हैप्लॉइड कहा था। इसीलिए क्या कहा था इसे? हैप्लॉइड का मतलब होता है, क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि
गुणसूत्रों की आधी संख्या। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब होता है कि गुणसूत्रों की आधी संख्या, डिप्लॉइड का मतलब होता है कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि टोटल क्रोमोसोम। तो हमने कहा हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। ध्यान दीजिए 23 क्रोमोसोम की बात हो रही है, 23 जोड़ी की बात नहीं हो रही है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आया, डी आया कि जो फीमेल गैमीट होगी, अगर गैमीट यहाँ पर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा गैमीट नहीं होता और गैमीट के जगह आपको पूछा जाता कि जो फीमेल है, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं या वो कौन कौन से होते हैं, तो आपने कहा कि वो एक्स एक्स होंगे। लेकिन अगर गैमीट हमारे पास आया है तो आपने कहा जब गैमीट बनते हैं तो हर एक गैमीट में सिंगल क्रोमोसोम जाएगा यहाँ पर, तो आपने कहा कि क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर हम पढ़े इसका तो क्या आपने देखा, आपने कहा ओवम विच इज द फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट को हम क्या कहते हैं, यानी कि आपने कहा जो मादा युग्मक होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ऑलवेज कैरीज एन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, दिस इज बिकॉज द एलोसोम्स पेयर इन फीमेल कंसिस्ट ऑफ 2x क्रोमोसोम्स। क्योंकि आपने अगर कहा कि जो डिप्लॉइड सेल की अगर हम बात करें वहां पे 2 क्रोमोसोम होते हैं, और अगर यहाँ पर गैमीट बन रहे हैं तो गैमीट में क्या होगा, गैमीट में क्या होगी, एक ही क्रोमोसोम आएगा। क्या क्वेश्चन आपके पास आया था कि एक मादा युग्मक में डैश गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं एक मादा युग्मक में, आपने कहा कि एक मादा युग्मक में एक ही एक्स क्रोमोसोम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने कहा जो डिम्ब होता है यानी कि जो फीमेल गैमीट है, जो कि मादा युग्मक है, हमेशा एक गुणसूत्र धारण करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं के एलोसोम जोड़ी में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एलोसोम जोड़ी का मतलब क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल। आपने कहा हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, डिप्लॉइड सेल्स होती है। हमारी सारी ही सेल्स डिप्लॉइड होती हैं, किसके अलावा, गैमीट के अलावा, यानी कि गुणसूत्र यानी कि युग्मक के अलावा। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है। मेल में जो मेल गैमीट होगा वो हैप्लॉइड होगा, फीमेल में जो फीमेल गैमीट होगी वो हैप्लॉइड होगी। इतनी बात क्लियर है आप सबको। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ कंडीशन शो बिलो। आपको एक कंडीशन यहाँ पर दी गई है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो नेक वाला रीजन है वो बहुत ज्यादा फूल गया है वहां पे। ठीक है, आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ी गुठली आपको दिखाई दे रही है। आपसे पूछा गया है कि इस कंडीशन का रीजन क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंडीशन को कहते क्या है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी कमी से ये कंडीशन आपको देखने को मिली है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आपने कहा कि ये जो कंडीशन आई है वो क्या कैल्शियम की कमी के कारण आई है बोन्स में, या फिर वो एक्सेस ऑफ आयरन इन द ब्लड, या फिर लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट, या फिर लैक ऑफ पोटेशियम इन द डाइट। अब देखिए, आप जानते हैं कि ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आपने देखा था कि थायराइड ग्लैंड से क्या सिक्रीट हो रहा है, थायरॉक्सिन हो रहा है, और थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए हमने बात की थी कि आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन वहां पर रिलीज नहीं होता है। अगर थायरॉक्सिन रिलीज नहीं हुआ तो आपको गॉइटर देखने को मिलता है। ठीक है, आपको क्या मिला, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। किसकी कमी से होता है, आपने कहा आयोडीन की कमी से हो रहा है। आयोडीन की कमी से क्यों हो रहा है, क्योंकि आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन रिलीज नहीं हो रहा है। तो इतनी बात क्लियर है आपको। पढ़ लेते हैं। आपने कहा द पिक्चर शोज अ कंडीशन गॉइटर। ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, कौन सी, ये वाली पिक्चर या ये वाली पिक्चर, ये आपको किसकी कंडीशन दिखाई गई है, गॉइटर की कंडीशन दिखाई गई है। विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है तब आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। इट इज सीन एज अ स्वेलिंग इन द नेक रिजल्टिंग फ्रॉम एन एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड। आपको दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पर आपको बाहर से गुठली जैसी दिखाई दे रही है, जो गला है, आपके गले में बहुत बड़ी गुठली आपको दिखाई दे रही है। ये कंडीशन क्यों आई है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड, रेड वाले पोर्शन में जो आपको रेड वाला जो रीजन दिखाया गया है वो क्या है, थायराइड ग्लैंड है। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड क्या हो गई है, एनलार्ज हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर गॉइटर देखने को मिला।
अगला जो आपके पास स्टेटमेंट आई है उसे एक बार पढ़ लीजिए। आपको बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इन फीमेल एट प्यूबर्टी। जो किशोर अवस्था है, तो किशोर अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से फीमेल की बॉडी में कौन से चेंजेस आपको दिखाई देंगे वो आपको बताने हैं। पहला आपको बोला गया है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ओवम का प्रोडक्शन। ओवम क्या होता है? फीमेल गैमेट, ठीक है, यानी कि गैमेट का प्रोडक्शन। सेकंड है एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और थर्ड है ब्रॉडिंग ऑफ हिप्स। अब आपको ये बताना है इनमें से किशोर अवस्था के दौरान कौन कौन से चेंजेस फीमेल में आपको दिखाई देते हैं। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, ऑप्शन अपने देखिए, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन आपके पास आया है, तो एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आंसर जो हमारा आया है सबसे सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीनों ही चीजें आपको देखने को मिलती है। जब आपने किशोरों के लक्षण पढ़े थे और आपने सेकेंडरी कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, ये सारे कैरेक्टर की हमने बात की थी कि जो फीमेल है, फीमेल में ये सारे ही आपको क्या दिखेंगे? परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आपने कहा लॉट ऑफ चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। जो यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इन गर्ल्स ओव्यूलेशन, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स आर द मेजर चेंजेस। जो मेजर आपके चेंजेस होते हैं, मुख्य जो आपके परिवर्तन आते हैं वो यही आते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आप पढ़िए। आपको कहा गया है HIV वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो HIV का जो वायरस होता है वो इनमें से किस में नहीं होगा? पहला ऑप्शन है ब्लड में नहीं होगा, स्वेट यानी कि पसीने में नहीं होगा, ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होगा, या सीमेन में नहीं होगा। इनमें से किस में नहीं होता है ये आपको बताना है। तो जब आपने HIV वायरस के बारे में पढ़ा और आपने एड्स के बारे में पढ़ा तो आपने देखा कि ये किन किन तरीकों से ये जो रोग है ये संक्रमित हो सकता है, जिसमें आपने क्या पढ़ा? अगर कोई ब्लड डोनेट करता है, कोई संक्रमित व्यक्ति है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, और अगर वो ब्लड डोनेट करता है, जिस व्यक्ति को डोनेट किया है उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? HIV वायरस देखने को मिलेगा। या फिर किसी ने सिरिंज यूज की है और उस सिरिंज को कोई और यूज कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है? जो हेल्दी पर्सन है जिसने वो सिरिंज यूज की है वो भी, उसमें भी आपको HIV वायरस देखने को मिलेगा। या फिर आपने कहा इन्फेक्टेड क्या है? मदर है। जो मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती है, अगर वो इन्फेक्टेड होती है और अगर वो अपने बच्चे को क्या कराती हैं? फीडिंग करा रही हैं, तो बच्चे में भी क्या होगा? HIV वायरस देखने को मिलेगा। और सीमेन जो कि सबसे क्या होता है? सबसे ज्यादा चांसेस जहाँ पर क्या होते हैं संक्रमण के होते हैं वो है सीमेन। तीनों में आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर जो HIV वायरस है वो ट्रांसफर इन तीनों की वजह से होता है। आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा वो तरीका नहीं है या वो माध्यम नहीं है जिससे कि HIV वायरस ट्रांसफर यहाँ पर होगा। ठीक है, आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर आया है। एक्सप्लेनेशन में आपको क्या बताया गया है? ब्लड, सीमेन एंड ब्रेस्ट मिल्क ऑल आर द बॉडीज इंटरनल फ्लूइड्स। क्योंकि ये क्या है? बॉडी के इंटरनल फ्लूइड है, आंतरिक तरल पदार्थ होते हैं। वंस द वायरस एंटर द बॉडी इट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। एक बार अगर वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाता है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो बहुत रैपिडली क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी कि बहुत तेजी से उनमें क्या होता है? विभाजन देखने को मिलता है। तो एक बार अगर HIV वायरस बॉडी में एंटर हो जाता है तो वो करेगा क्या? उसने कहा कि वो जल्दी से क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि विभाजन करेगा और अपनी संख्या में वृद्धि करेगा और बॉडी के हर पार्ट्स में क्या होगा? स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द इंटरनल फ्लूइड लाइक ब्लड एंड गेट ट्रांसमिटेड टू अदर हेल्दी इंडिविजुअल्स ओनली थ्रू द एक्सचेंज ऑफ दीज फ्लूइड्स। अब आपने कहा कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स हैं ये इनमें क्या होता है? फैल जाता है और इन्हीं के द्वारा क्या होता है? संक्रमण आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपने कहा कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे कि आपने कहा आप सिरिंज यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, जैसे कि आपने कहा सीमेन के द्वारा,
तो इन ये माध्यम होते हैं कि जो जिससे कि HIV वायरस है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देने की, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को टच किया तो ये जो वायरस है वो ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है, या फिर आपने किसी के कपड़े पहने तो ये जो वायरस है वो ट्रांसफ़र हो गया है। देखिए, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आपने पढ़ा है। आपने कहा कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो टच करने से होती हैं, जैसे कि हवा के माध्यम से जो फैल रही हैं। तो इनमें सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड आपका हो रहा है वो क्या होता है, आपने कहा कि वो एयर पार्टिकल्स के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। जैसे कि आपने कहा टीबी, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर भी चांसेस होते हैं कि क्या होता है कि एयर पार्टिकल से जो बैक्टीरिया है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, लेकिन HIV वायरस का यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब तक कि आपने क्या बोला, वायरस कहाँ है, आपके इंटरनल फ्लूइड में है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड है, जो भी तरल पदार्थ है, उसमें क्या है, HIV वायरस है। जब तक वो इन्फेक्टेड लिक्विड ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक HIV वायरस क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। क्या आपने पढ़ा, आपने कहा जो रक्त है या जो वीर्य है और जो स्तन का दूध है, सभी शरीर के आंतरिक तरल पदार्थ होते हैं। एक बार जब वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो यह विभाजित होना शुरू कर देता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। यह रक्त जैसे जैसे आंतरिक तरल पदार्थों में मौजूद होते हैं और इन शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम से ही अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में फैलता है। HIV पसीने से नहीं फैलेगा, या फिर किसी को छूने से नहीं फैलेगा, या फिर किसी के कपड़े पहनने से नहीं फैलेगा। तो क्लियर है इतनी बात आपको? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है, प्यूबर्टी इन फीमेल्स बिगिन एट द एज ऑफ। महिलाओं में जो किशोरावस्था है वो कब शुरू होती है? इजी क्वेश्चन है ये भी। स्टार्ट जब हमने चैप्टर किया था, जब आपने किशोरावस्था के बारे में बात की थी, सबसे पहले हमने एज की ही बात की थी। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी नहीं दिए गए हैं, आप क्लियरली अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 11 से 13 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था शुरू होती है, या 16 से 18 वर्ष की उम्र में होती है, या 14 से 16 वर्ष की उम्र में होती है, या 18 से 21 वर्ष की उम्र में होती है। तो इजी है, आपने कहा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा कि 11 से 13 वर्ष की उम्र में जो किशोर अवस्था है वो शुरू हो जाती है। अब 11 से 13 वर्ष की उम्र क्या होती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आपने कहा कि देखिए जो सारे व्यक्ति होते हैं वो समान नहीं होते हैं। देखिए जो परिवर्तन का क्रम है वो समान होता है। आपने कहा सभी में, चाहे वो गर्ल्स हैं वो बॉयज हैं, सभी गर्ल्स में सभी बॉयज में किशोर अवस्था आती है, और आपने कहा कि उनमें वो सारे चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस जो है वो समान होंगे, उनका क्रम समान होगा, लेकिन उनका समय समान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी में 11 वर्ष की उम्र में अगर किशोर अवस्था शुरू हुई है तो सब में 11 वर्ष की उम्र में ही हो रही है। आपने कहा 11 में, किसी में 11 में हो रही है, किसी में 12 वर्ष की उम्र में हो रही है, किसी में 13 वर्ष की उम्र में भी हो रही है। इसीलिए आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है, 11 वर्ष से 13 वर्ष की उम्र में किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? आपने कहा प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच गर्ल्स एंड बॉयज बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, किशोर अवस्था एक वो अवस्था होती है जिसके द्वारा, या जिस अवस्था में यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। ठीक है, puberty in girls is most commonly observed when they are about 11 to 30 years old। यानी कि जो फीमेल होती है, जो गर्ल्स होती हैं, उनमें 11 से 13 वर्ष की उम्र में आपने क्या देखा, प्यूबर्टी की एज देखी। ठीक है, तो क्या बोला आपने, आपने कहा यौवन वो अवधि है जिसके दौरान जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं वो प्रजनन के लिए सक्षम हो जाते हैं, और जो लड़कियों में यौवन सबसे अधिक तब देखा जाता है जब वे लगभग 11 से 13 वर्ष की उम्र में होती है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपको बताया गया है, द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन। आपको यहाँ पर कुछ क्या दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। उसके आधार पर आपको बताना है कि ये जो आपको एग्जाम्पल, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से कौन सा हार्मोन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर से समझाती हूँ आपको। यहाँ पर कितने, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा।
इन तीनों को पढ़कर आपको ये बताना है कि जो आपको ऑप्शन में यहाँ पर हार्मोन्स बताए गए हैं ये किन हार्मोन्स के क्या कैरेक्टर हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है ग्लैंड secreting the hormone are located on the top of the kidney। आपने कहा कि वो ग्लैंड वो ग्रंथि जो कि किडनी के टॉप पर पाई जाती है, पहला। सेकंड कह रहे हैं कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, क्या करती है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। और तीसरा है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को क्या करेगी इंक्रीज करेगी। तीनों आपको कैरेक्टर बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला कहा गया है किडनी के टॉप में प्रेजेंट होता है, दूसरा आपको कहा गया कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तीसरा आपको कहा गया कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। अब ऑप्शन कौन कौन से आए हैं, टेस्टोस्टेरोन आया है, इंसुलिन आया है, एड्रेनलिन आया है और प्रोजेस्टेरोन आया है। अब आप एक बार अपने ऑप्शन देखिए और अपने आंसर को चूज कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपने कहा 3 स्टेटमेंट आपके पास आई हैं, एक फर्स्ट वाली और एक आपकी आई है थर्ड वाली। ये यहाँ पर किसका कैरेक्टर है, एड्रेनलिन का कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप बात करेंगे स्टेटमेंट 2 की, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर किसका कैरेक्टर है, आपने कहा ये कैरेक्टर किसका आ जाता है, लीवर का आ जाता है, जो कि क्या करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम स्टेटमेंट सेकेंड यहाँ पर हटा दें, अगर आप स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर हटा दें और आप दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना आंसर देखें, तो आपने कहा आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि जब आपने किडनी की बात की, तो किडनी में आपको इस प्रकार से एक ग्लैंड दिखाई देती है जिसे आप क्या कहते हैं, एड्रेनलिन कहते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड आपकी क्या आती है, ये एड्रिनल ग्लैंड है जो कि क्या करेगी, एड्रेनलिन का सिक्रीशन करेगी। तो आपने कहा था इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे निकलता है। जैसे कि हमने कहा कि आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आप बहुत डर गए हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं। जब स्ट्रेस में आते हैं तो आपको कहा गया कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो रहा है ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने कहा कि जब भी आप इमरजेंसी में होते हैं, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, आपके पास क्या आता है, फ्लाइट और फाइट का ऑप्शन आता है। यानी कि या तो आप लड़िए या तो आप उस सिचुएशन से भागिए, दोनों ही स्थिति में आपको चाहिए होती है ऊर्जा। ऊर्जा आपको कब मिलेगी, जब आपने कहा कि जो ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज टूटेगा तो तब आपको ऊर्जा मिलेगी। ये आपकी क्या है, कोशिका है। आपकी कोशिका में जब ग्लूकोज टूटेगा तब आपको ऊर्जा मिलेगी। तो ग्लूकोज कब टूटेगा, जब आपने कहा ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होगा, तब आपको क्या मिली, ऊर्जा मिली, ठीक है। अब आपने कहा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीव्र गति से आपको श्वसन की क्रिया करनी पड़ेगी। जो रेस्पिरेटरी रेट है आपका वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, श्वसन दर आपकी बढ़ जाएगी। जब श्वसन दर बढ़ेगी, आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ेगी, आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर बनती है। अब आपने कहा ठीक है, इतना हमें समझ आता है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है या फिर जो आपका श्वसन दर है वो क्यों बढ़ा। लेकिन यहाँ पर ब्लड प्रेशर का क्या रोल है, आपने कहा कि ब्लड प्रेशर का रोल इसलिए है क्योंकि आपका जो हार्ट है, ये आपका हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अब आपने कहा कि ब्लड आया कहाँ, आपके राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से आपके राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, आपके लंग्स में जाता है। अब ये जो लंग्स से कहाँ आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लंग्स में। आपने क्या किया, आपने बहुत तेजी से क्या की, श्वसन क्रिया की, वहां से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होकर आपके लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप कर दिया जाता है आपके बॉडी पार्ट में। अब ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा उतनी तीव्र गति से जो ब्लड है वो आपके ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, और जितनी तेजी से ऑर्गन्स तक पहुंचेगा उतनी तेजी से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, उतनी जल्दी आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। आप जो भी एक्शन वहां पर लेंगे उसके लिए आपको चाहिए क्या, आपका जो मेन उद्देश्य है वो है ऊर्जा को प्राप्त करना। उसी के लिए आपकी क्या है, वहां पर श्वसन दर भी बढ़ गई है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है, आपका जो
हार्ट रेट है वो भी वहां पर बढ़ गया है। सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको ऊर्जा मिले उस कंडीशन से बाहर आने के लिए। इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए, तो एक्सप्लेनेशन में आपको कहा गया है एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। ठीक है, जो एड्रेनलिन है वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है जो कि किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है। दिस हार्मोन प्रिपेयर द बॉडी टू फाइट और रन अवे ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। तो यहाँ पर क्यों आपको प्रिपेयर किया जाता है? ये हार्मोन जब रिलीज होता है ये आपको प्रिपेयर करता है, या तो आप लड़िए या तो आप भागिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप वहां पर चूज करते हैं आपको करना क्या है। इट्स इफेक्ट इन्वॉल्व एन इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है? एक बार पढ़िए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, आंसर आप किस प्रकार से करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया है उसमें आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग द फ्लूइड दैट कम्स आउट द वेजाइना कंटेन्स डैश अलॉन्ग विद ब्लड। जब यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन होता है तो यहाँ पर ब्लड के साथ साथ और क्या क्या चीजें रिमूव होती हैं। आपने कहा एम्ब्रियो होता है, ओवम होता है, स्पर्म होता है, जाइगोट होता है। सिंपल सा आंसर है ओवम। ठीक है, क्योंकि ओवम क्या है? आपने कहा ओवम है फीमेल गैमेट। आपने कहा ओवम है फीमेल गैमेट, क्योंकि यहाँ पर क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, निषेचन नहीं हुआ है, इसीलिए जो गैमेट है गैमेट क्या होता है रिलीज यहाँ पर हो जाता है। क्या आपके पास एक्सप्लेनेशन आया? आपने कहा द वेजाइनल फ्लूइड shed during the menstrual bleeding contains the unfertilized egg and the thickened endometrial lining of the uterus along with the blood vessels। आपको ये कहा गया है कि जब भी यहाँ पर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो वहां पर जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, अब अनफर्टिलाइज्ड एग क्या है? आपका ओवम ही अनफर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन होती है। उसके साथ साथ क्या आते हैं? आपके ब्लड वेसल्स आएंगे, उसके साथ साथ आपका ओवम यहाँ पर रिलीज हो जाता है। क्लियर है? क्या बोला आपने? अपने का मासिक धर्म में रक्तस्राव के दौरान निकलने वाले योनि द्रव में रक्त वाहिकाओं के साथ साथ अनिषेचित अंडाणु गर्भाशय की मोटी एंडोमेट्रियल परत भी होती है। चलिए, सो क्लास आपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो टॉपिक हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे और रिवाइज हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।